जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रह दृष्टि के बारे में। अब देखिए, ग्रह दृष्टि क्या है, ये शब्दों से ही बयां हो रहा है। यहाँ ग्रहों की दृष्टि की बात हो रही है। मतलब कोई एक ग्रह किन किन ग्रहों को देख रहा है या घरों को देख रहा है, ये हमें जानना है। अब एक बात समझ लेते हैं कि हम दृष्टि क्यों देख रहे हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो एक ग्रह जहाँ कहीं बैठा है, उसके अलावा वो कहीं और भी किसी ग्रह या घरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है दृष्टि द्वारा। इस कारण से हमें दृष्टि देखना आवश्यक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कुंडली में केवल ग्रह दृष्टियाँ नहीं डालते, राशियों की भी दृष्टि होती है और वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब ये टॉपिक मैं एकदम ही मेरे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, सभी ग्रहों को दो भागों में विभाजित कर लो, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। अब सीक्वेंस सभी को पता है सोलर सिस्टम का, सन, मर्क्यूरी, वीनस, मून, अर्थ। अब ये अर्थ कुछ और नहीं है, ये कुंडली का लग्न है। फिर सोलर सिस्टम को देखिए, पृथ्वी के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये तीनों आउटर प्लैनेट्स हैं। अब इन ग्रहों को दो भागों में विभाजित करने का कारण क्या है कि जो इनर प्लैनेट्स है उनकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो हमेशा अपने से सामने वाले घर को देखते हैं। परंतु जो आउटर प्लैनेट्स है वो अलग तरीके से दृष्टियाँ डालते हैं और एक से ज़्यादा है। जो आउटर प्लैनेट्स है वो एक अलग आयाम में चले गए हैं। आयाम को मैंने एक वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। एग्जाम्पल, व्यक्ति अगर अपना शरीर त्याग दे तो वो चौथे आयाम में चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख रही होती है। और वही जब तक व्यक्ति शरीर नहीं त्यागता, शरीर के अंदर आत्मा है, तब तक वो व्यक्ति केवल अपने सामने हो रही चीज़ों को देखता है, क्योंकि मनुष्य अपना जीवन तीसरे आयाम के मुताबिक व्यतीत करता है। अब डायमेंशंस की बात हो रही है तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण 10वें आयाम में है और आयाम अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हालांकि कुछ जगहों पे भगवान का स्थान 11वें डायमेंशन के लिए कहा गया है। तो आयाम एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर आयाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसके वजह से योगी ध्यान करते हैं और अपनी शक्तियाँ अर्जित करते हैं ताकि वो एक बियॉन्ड द लिमिट अपनी डायमेंशंस को क्रॉस कर पाए। तो ग्रहों की बात की जाए तो जो इनर प्लैनेट्स है वो हमेशा हमारी तरह सामने हो रही चीज़ों को देखते हैं। और मैंने बताया आउटर प्लैनेट्स अपने सामने दृष्टि डालने के अलावा और भी जगहों पे दृष्टियाँ डाल के चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, ये सभी ग्रह कुंडली में अपने से सामने वाले घर और उसमें बैठे ग्रहों को इन्फ्लुएंस करेंगे दृष्टि डाल के। अब दृष्टि डालने से क्या क्या होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो आप पर्सनली इस टॉपिक को फील कीजिए कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपकी सोच में परिवर्तन आता है, आपका कंट्रोल, आपका इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति पे आता है। एग्जाम्पल, आप अपने मित्र को देखते हो, वो भी आपको देखता है और आपको देख के प्रसन्न हो जाता है। आप यूं ही चलते चलते अपने घर को या अपने किसी अति प्रिय मित्र के घर को देखते हो तो आप फील करते हो, वाह सुकून आया, संतुष्टि मिलती है, अपना घर है, या कहेंगे ये अपने मित्र का घर है। अब और इमेजिन कीजिए, आप अपने या अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और वहाँ कोई चोर घुस आया, तो आप एक्शन लोगे, हानि होने नहीं दोगे। और इसके ऑपोजिट, अगर राह चलते आपने आपके दुश्मन का घर देख लिया तो क्या पता कोई नुकसान करने का सोचे। घर जाने दीजिए, आपने अपने दुश्मन को ही देख लिया तो एक आग फड़क जाएगी। तो बस यही सब आपको कुंडली में भी याद रखना है। तो जैसे इनर प्लैनेट्स की बात करूं तो वो अपने से 7वें घर में दृष्टि डालते हैं, क्योंकि 7वां घर हमेशा उनसे एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। मतलब सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र केवल अपने से 7वें घर में अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे और खुद भी इन्फ्लुएंस होंगे। अब अगर वो अपना खुद का घर देखते हैं तो ये संभावना है कि उस घर की हानि होने से ये ग्रह बचा लेंगे। फिर भले ही उनके घर में कोई दुश्मन ग्रह आ बैठा हो, मगर उनका घर खुद के कंट्रोल, खुद के ऑब्जर्वेशन में है, तो वो अपनी चीज़ बचाने का प्रयास ज़रूर करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उस प्लैनेट की क्षमता क्या है।
अगर वो पावरफुल है और दुश्मन ग्रह जो उनके घर में आ बैठा है वो वीक है, तो उस घर में बिल्कुल हानि ना होने की भी संभावनाएं है। और अगर कोई ग्रह अपने खुद के घर को ना देख रहा हो तो दुश्मन ग्रह भले वीक भी हो तो भी वो हानि तो कर ही देगा। तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको याद होना चाहिए कि दृष्टियां देखनी है। अब चलिए आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो जितनी बातें हमने इनर प्लैनेट्स के लिए की वो सभी चीज़ें लागू कीजिए आउटर प्लैनेट्स, मतलब कि मंगल, गुरु और शनि अपने से 7वें घर में प्रभाव डालेंगे। बट एज आई सेड, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है क्योंकि ये आउटर प्लैनेट्स है। तो आउटर प्लैनेट्स के लिए 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा होती है, मतलब टोटल 3 दृष्टियां होती है। 7वें घर में देखने की दृष्टि तो हर घर की सेम है, मगर मंगल, गुरु और शनि ग्रह के लिए जो 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली है वो इन तीनों ही ग्रह की अलग अलग है। तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। तो मंगल ग्रह की बात करूँ, जहाँ कहीं भी कुंडली में बैठे हो वो अपने से 7वें घर को तो देखते ही है, परंतु उसके अलावा वो अपने से चौथे और अपने से 8वें भाव को भी देखते हैं। इसके बाद गुरु ग्रह की बात करूँ तो सेम, जहाँ कहीं बैठे हैं उससे 7वें घर में तो वो देखेंगे, पर आउटर प्लैनेट होने के कारण जो एक्स्ट्रा दृष्टियाँ उन्हें मिली है वो 5म भाव और 9वें भाव की है। जहाँ भी बैठे वहाँ से 5वें और 9वें भाव को भी देखेंगे। वैसे ही अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो अपने से 7वें घर को देखेंगे ही, पर इसके अलावा अपने से 3रे भाव और अपने से 10म भाव को भी ये इन्फ्लुएंस करेंगे। अब चैलेंजिंग ये है कि इन सभी ग्रहों की जो अलग अलग दृष्टियां है उनका इन्फ्लुएंस, उसका फल कैसे समझे। इसका सा सिंपल सा जवाब है, अगर आपको नेचुरल हाउस सिग्निफिकेशन और नेचुरल ग्रहों की सिग्निफिकेशन पता हो तो आप इसकी गहराई को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मंगल ग्रह की बात की जाए तो अपने से 4th भाव और अपने से 8म भाव को प्रभावित करते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। 4th भाव नेचुरल 4th हाउस क्या है? आपका खुद का घर है। मंगल ग्रह, इनका नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? प्रोटेक्शन है। तो मंगल ग्रह चौथा एस्पेक्ट जहाँ कहीं डाल रहे हैं वो वहाँ बचाव के लिए लड़ाई करेंगे। लड़ना मंगल ग्रह का नेचुरल सिग्निफिकेशन है। और नेचुरल 4th हाउस देखिए भूमि है और मंगल ग्रह भूमि पुत्र है। वैसे ही देखिए 8th हाउस को हम डिस्ट्रक्शन के लिए देखते हैं और मंगल ग्रह का नेचुरल सिग्निफिकेशन हमको पता है। तो जहाँ कहीं उनका 8वां एस्पेक्ट जा रहा है वहाँ आर या पार का सिचुएशन होगा। जान की बाजी लगाने वाला घर मंगल से 8वां घर। इसके अलावा देखिए 17 एक्सिस की दृष्टि की भी अगर बात करें तो ये सभी ग्रहों के लिए एक न्यूट्रल एस्पेक्ट होता है। सभी ग्रह अपने सामने जब दृष्टि डालते हैं तो ये काफ़ी न्यूट्रल और बैलेंस्ड एस्पेक्ट होता है। मतलब अगर इनके सामने वाले घर में मित्र ग्रह हो तो एक आकर्षण बना होता है, खुद की राशि आ जाए तो प्रोटेक्शन होता है, पर अगर दुश्मन ग्रह सामने आ जाए तो यही एस्पेक्ट क्रोध का और कठोरता का भी हो सकता है। अब स्पेशल एस्पेक्ट में गुरु ग्रह की बात की जाए तो इन्हें सबसे बेनिफिक प्लैनेट का दर्जा क्यों मिला है, उसका राज इनकी दृष्टियों में छुपा है। इनकी 5वीं दृष्टि 5वें भाव की तरह काम करेगी। मतलब नेचुरल 5th हाउस आपके बच्चे का है, आपके पूर्व पुण्य का है। तो जुपिटर जहाँ भी 5th एस्पेक्ट डालते हैं उस घर को या उस ग्रह को बच्चे की तरह पैम्परिंग, एक गाइड, एक आराम मिल जाता है। वैसे ही देखिए गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि भी है और 9th हाउस भाग्य का है, ऊंचा उठने का है। तो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में जिन भी ग्रह या जिन भी भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज भी आपके जीवन में गुरु से कम काम नहीं करेगी। कोई ग्रह ना हो तो भी वहाँ जो घर है वो हाउस सिग्निफिकेशन आपकी लाइफ में आपका गाइड बन जाएगा और वाकई में आप इंटरनली उस चीज से बहुत कुछ सीखोगे। तो ये कारण है कि बृहस्पति ग्रह अपने आप में शुभता का प्रतीक तो है, परंतु इनकी जो दृष्टियां है वो भी बहुत ही पॉजिटिव दृष्टियां है। अब अगर उदाहरण ले कि 9वें भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है तो उनकी 5म दृष्टि लग्न में पड़ेगी और लग्न जातक खुद है, व्यक्ति खुद है, तो ये व्यक्ति आजीवन ही बच्चे जैसा होगा क्योंकि उनको अभी ऊपरी सपोर्ट मिल रहा है। कोई टेंशन नहीं लेना इनको। पर एक ज्योतिषी को टेंशन लेना है क्योंकि हमेशा कहता हूँ कोई एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आप पत्थर की लकीर नहीं बना सकते। अब आप उसका लग्नेश भी तो देखिए।
हर बार आपको बाकी सारे कॉम्बिनेशंस भी कंपेयर करने हैं। हम एक वीडियो में केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का लग्नेश पीड़ित हो गया, तो लग्नेश भी लग्न का मालिक है, वो भी अपना काम करेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। गुरु ग्रह 11वें घर में बैठ के तीसरे घर में देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। अब थर्ड हाउस का एक नेचुरल एक सिंपल सा सिग्निफिकेशन लूँ तो भाई बहन सिबलिंग्स का है, तो वो इनका बच्चे जैसा ख्याल रखेंगे। आप देखिए तभी आप फील कर पाओगे। और दोबारा कहूँगा बाकी कॉम्बिनेशन भी देखिए। अगर वहाँ कोई ग्रह बैठा है वो भी अपना काम करेगा। अगर कोई थर्ड हाउस में सेपरेटिव प्लैनेट आ जाए एग्जाम्पल, तो हो सकता है ये व्यक्ति अपने भाई बहन से ज़्यादा क्लोज ना हो, मगर ये भी होगा साथ साथ कि बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट के वजह से इनके भाई बहन इनका बच्चे जैसा ख्याल रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि कोई एक ही चीज़ पूरी जिंदगी आपके साथ होगी। तो पूरी कुंडली को खोलिए, दशा वगैरह लगाइए, एकदम डिटेल स्टडी कीजिए। जब भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी हो डिविजनल चार्ट्स रेफर कीजिए, अष्टक वर्गा रेफर कीजिए। और देखिए गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की बात नहीं हुई, तो 11वें घर में बैठे गुरु ग्रह अपनी 9th एस्पेक्ट 7th हाउस में लगाएंगे। और सप्तम भाव का एक नेचुरल सिग्निफिकेशन अगर मैं चुनूं तो मैं चुनूंगा स्पाउस। ठीक है, अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है और 9th एस्पेक्ट से जुपिटर देख रहे हैं, तो स्पाउस गुरु तुल्य मार्गदर्शन करेगा इस व्यक्ति का जीवन में। अब दोबारा से याद दिलाऊंगा, सप्तम भाव में अगर ग्रह ना भी हो तो सप्तम भाव का कोई स्वामी जरूर होगा। उनके स्वामी को देखिए वो कहाँ है, उन पे क्या दृष्टियां आ रही है। अज्यूम कर लेते कि सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर मैलिफिक एस्पेक्ट्स आ रहे। अब देखिए अगर राशि के स्वामी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो तो वही इन्फ्लुएंस उनके स्पाउस में भी आपको दिखेगा। और मैलिफिक्स का मैंने एक डेफिनेशन ऑलरेडी दिया है, बड़ा सरल सा डेफिनेशन है। वो चीज़ जो हर किसी को पसंद ना आए या जो चीज़ आपको कष्टदायी लगे, तो अगर सप्तम भाव का स्वामी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो इस व्यक्ति को अपने लाइफ में स्पाउस द्वारा गाइडेंस तो मिलेगा, मगर कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि उसे शायद वो तरीका पसंद ना आए। अभी यही अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी खुद बेनिफिक है, तो अब ये आपको बैलेंस करना है, कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है व्यक्ति और कितना पोलाइट हो सकता है। रूल्स सारे हम बता रहे हैं। अब शनि ग्रह की बात की जाए तो उनका 3rd एस्पेक्ट है। 3rd हाउस का अगर नेचुरल सिग्निफिकेशन में उठाओ तो वो एक एफर्ट्स डालने का घर है। तो कुंडली में जहाँ कहीं शनि ग्रह विराजमान हो उनसे 3rd हाउस में आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे। कुछ कारण ना हो तो भी आपको उस भाव से रिलेटेड संघर्ष करना होगा। आराम से सोचिए और समझिए कि ये क्यों कहा जा रहा है। वैसे ही शनि ग्रह की 10th एस्पेक्ट जिस भी घर में आ रही हो, उस घर के रिलेटेड काम से आप कभी अपने जीवन में फ्री नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए नेचुरल 10th हाउस हमने जाना कि सबसे हमारे हाईएस्ट कर्मा बताता है, और शनि ग्रह खुद कर्म कारक ग्रह है, तो उस घर से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अब आप देखिए, कोशिश कीजिएगा 10th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, वो घर, वो राशि, उन ग्रहों की अवस्था देखिए और आप खुद देखिए कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये व्यक्ति आजीवन उस भाव से रिलेटेड, उस ग्रहों से रिलेटेड कभी फ्री नहीं होता। अब देखिए कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि राहु केतु के बारे में नहीं बताया। तो राहु केतु के बारे में देखिए बहुत सी क्लासिक्स बहुत सी अलग अलग चीज़ें कह रही है, और मैं पर्सनली जल्दी उनके लिए एस्पेक्ट्स नहीं देखता, पर अगर देखना पड़ जाए तो जो गुरु ग्रह की एस्पेक्ट्स है वही मैं राहु और केतु के लिए इस्तेमाल करता हूँ, स्पेशली राहु के लिए। उसका एक मुख्य कारण भी आपको मैं यहाँ खुला बता देता हूँ कि अगर आप नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हर ग्रह अपने से ट्राइनल एस्पेक्ट्स और ट्राइनल रिलेशंस बनाता ही है। तो जब तक मैं नॉर्मल दृष्टियों की बात करता हूँ, मैं सिर्फ जो ग्रह मैंने आपको बताया उनकी दृष्टियाँ लेता हूँ, और राहु केतु ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट करता हूँ। अगर पंचम या नवम दृष्टि मुझे लगती है कि हाँ इस वजह से कुछ है तो मैं कंसीडर करता हूँ। जनरली मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि राहु और केतु ऑलरेडी एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो राहु को दृष्टि डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्हीं के केतु महाराज है, एक ही शरीर है, हमने जाना था, सेपरेट हुए हैं। और सेम तरीके से कहूँगा केतु महाराज जहाँ भी होंगे उनके एग्जैक्ट ऑपोजिट राहु होंगे, तो उनको भी दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। राहु केतु में मैं दृष्टि से ज़्यादा ये ध्यान देता हूँ कि बाकी कौन से ग्रह उन पे दृष्टि डाल रहे हैं
वो किन की राशि में विराजमान है, उन्हें कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं ये ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। देखिए बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें बताई है, पर बहुत सी चीज़ें बताई है। तो अगर आप कुंडली नहीं देखोगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपको शायद कुछ समझ ना आए। तो आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके काम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पहुँच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।